प्यारे बच्चों, आज हम कवि सेनापति के द्वारा लिखित ऋतु वर्णन कविता के अंतिम 2 कवित्त का सरलार्थ समझेंगे। हमने पूर्व के सेशन में इसके प्रारंभ के 2 कवित्त का सरलार्थ समझ लिया था। आज तीसरा कवित्त है इसका दामिनी दमक। दामिनी दमक सुर चाप की चमक, श्याम घटा की झमक अति घोर घन घोर तें। कोकिला कलापी कल कूजत है जित तित, सी करते शीतल समीर की झकोर तें। सेनापति आवन कयो है मन भावन सु, लाग्यो तर सावन विरह जुर जोर तें। आयो सखी सावन मदन सर सावन, लाग्यो है बर सावन सलिल चहु ओरते। हम इसका सरलार्थ देखते हैं। प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्यपुस्तक में कवि सेनापति के द्वारा कवित्त रत्नाकर जो पुस्तक लिखी हुई है उसमें से संकलित अंश से लिया गया है। इस कवित्त में वर्षा ऋतु के सावन मास के आने पर प्रकृति में क्या परिवर्तन दिखाई देता है, वर्षा ऋतु के दृश्य को देख करके एक सखी अपने मन की भावों को व्यक्त कर रही है और अपनी दूसरी सखी को कह करके संबोधित कर रही है। क्या कह रही है कि दामिनी दमक सुर चाप की चमक। हे सखी, आकाश में दामिनी दमक बिजली चमकने लगी है। दामिनी दमक सुर चाप की चमक। सुरचाप इंद्रधनुष, और इंद्रधनुष आकाश में चमकने लग गया है। श्याम घटा की झमक, श्याम मीन्स काले। श्याम घटा की झमक, काले काले बादलों की मंद मंद बरसाती बूंदों की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी है। श्याम घटा की झमक अति घोर घन घोर तें, और घन मीन्स बादल, घन घोर बादलों की गर्जना। घोर सघन, अति घोर घन घोर तें, और सघन बादल आकाश में छाए हुए हैं जिनकी गर्जना चारों ओर हो रही है। अति घोर घन घोर तें। कोकिला कलापी कल कूजत है जित तित। कोकिला मीन्स कोयल, कलापी मीन्स मोर। कोकिला कलापी, कल मीन्स मंद या मधुर। कोकिला कलापी कल कूजत है जित तित, और प्रकृति में इधर उधर चारों तरफ कहीं कोयल की तो कहीं मयूर की मंद मंद मधुर मधुर आवाज सुनाई पड़ रही है। कोकिला कलापी कल कूजत है जित तित, सीकरते शीतल समीर की झकोरतें। सीकर जल की बूंदें, शीतल मीन्स ठंडी, और समीर मीन्स वायु। वायु के झकोरे कैसे चल रहे हैं? सीकरते शीतल, जल की बूंदों से सिक्त, जल की बूंदों से युक्त शीतल पवन के झकोरे चल रहे हैं, अर्थात ठंडी ठंडी शीतल हवा बह रही है। सेनापति आवन कयो है मन भावन सु, लाग्यो तर सावन विरह जुर जोरते। कवि सेनापति उस नायिका की मन की भावना को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि वह नायिका अपनी सखी से कहने लगती है कि आवन कहो है मन भावन सु, कि हे सखी, जो मेरे मन भावन हैं, जो मेरे प्रिय हैं, उन्होंने मुझसे आवन कहो है, आने के लिए कहा है। मेरे प्रियतम ने मुझसे इस वर्षा की ऋतु में आने के लिए
कहा है कि मैं आऊँगा मिलने के लिए, लेकिन वो नहीं आए हैं। लागू तर सावन विरह जुर जोड़ते, और उनके न आने की वजह से विरह जुर जोड़ते। विरह जुर मीन्स विरह रूपी ज्वर, विरह रूपी नयन मुझे विरह रूपी पीड़ा तरसा रही है, परेशान कर रही है। आयो सखी सावन मदन सर सावन है बर सावन सलिल चहु ओरते। सावन, हे सखी सावन का महीना आ चुका है। मदन सर सावन, मदन कामदेव को भी कहते हैं, और यहाँ मदन का तात्पर्य है मिलने की इच्छा। सर सावन मीन्स उत्पन्न करने वाला। तो आयो सखी सावन, हे सखी सावन का महीना आ गया है। मदन सर सावन, उसमें मुझे प्रिय से मिलने की इच्छा बढ़ रही है, प्रिय से मिलने की इच्छा मेरी हो रही है। लगो है बर सावन सलिल चहु ओरते, और वर्षा के महीने में सलिल मीन्स पानी, आकाश से वर्षा की बूंदें चारों ओर छिटक रही हैं, तेज घनघोर वर्षा हो रही है। तो ये था ऋतु वर्णन का तीसरा पद। अब हम चौथा कवित्व देखते हैं। इसमें कवि सेनापति ने शीत ऋतु का वर्णन किया है कि जब शीत ऋतु की स्थिति होती है, भयंकर ठंड की स्थिति होती है, उस भयंकर ठंड की स्थिति में गर्मी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, लोग ठंड के मारे कांप रहे होते हैं, उस सब का वर्णन कवि ने इस कवित्व में किया है। देखें, शीत को प्रबल सेनापति को पि चढ़्यो दल, निबल अनल गयो सूर सियराई के, हिम के समीर तेई बरसें विषम तीर, रही है गर्म भौन कोनन में जाई के। धूम नैन बहें लोग आग पर गिरे रहें, हिये सो लगाई रहें नेक सुलगाई के, मानो भीत जान महासीत ते पसार पानी, छतियाँ की छहाँ राख्यो पाओ कुछ पाई के। इसका अर्थ देखते हैं। कवि इसका अर्थ बताते हुए, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि शीत ऋतु की शक्तिशाली सेना ने मानो इस जग जीवन पर क्रोधित होकर के आक्रमण कर दिया है। शीत को प्रबल, शीत कैसी? प्रबलता के साथ। कोपि चढ़्यो दल, सेनापति कवि कह रहे हैं कि शीत को प्रबल, कोपि चढ़्यो दल, सेनापति कोपि चढ़्यो दल, कि शीत प्रबलता के साथ क्रोधित होकर के मानो अपनी सेना के साथ में जनजीवन पर आक्रमण कर चुका है। उससे क्या हुआ है कि निबल अनल गयो सूर सियराई के। जो अनल है, अनल मीन्स आग, आग भी निर्बल हो चुकी है। किसके कारण? शीत की प्रबलता के कारण। निबल अनल गयो सूर्य सियराई के, और सूर्य भी सियरा गया है, ठंडा हो गया है। सर्दी इतनी तेज है, शीत इस कदर बढ़ चुकी है कि आग भी निर्बल सी जान पड़ रही है, और सूर्य भी ठंडा हुआ सा जान पड़ रहा है, सियरा गया है। हिम के समीर तेई बरसें विषम तीर, और समीर मीन्स वायु, वायु कैसी हो चुकी है? हिम के समीर, हिमसिक्त, मानो बर्फ के कणों से युक्त बर्फीली हवा जिसको हम कह सकते हैं। हिम के समीर तेई बरसें विषम तीर, और वो हिमसिक्त जो बर्फीली हवा है वो तन को कैसी लग रही है? तेई बरसें विषम तीर, जैसे तीखे तीर शरीर में आकर चुभते हैं, इसी प्रकार की पीड़ा का एहसास करा रही है वो हिमसिक्त हवा, वो बर्फीली हवा। हिम के समीर तेई बरसें विषम तीर, रही है गर्म भौन कोनन में जाई के, और कहीं गर्मी नहीं बची। गर्मी है तो कहाँ है? रही है गर्म भवन, भवनों के, मकानों के, कहाँ? कोनन में, मकानों के कोनों में मानो जाकर के गर्मी छुप गई हो। रही है गर्म भवन कोनन में जाई के। धूम नैन बहें लोग आग पर गिरे रहें, और उस भयंकर शीत से बचने के लिए लोग क्या कर रहे हैं?
लोग आग पर सिक रहे हैं। लोग आग जला करके, अलाव जला करके अपने हाथ पैर सेक रहे हैं, उस आग के चारों ओर मंडरा रहे हैं गर्मी पाने के लिए। उससे क्या हो रहा है कि धूम नैन बहें, उस आग में से उठने वाली धुआं, उस धुएं से लोगों के नेत्रों से मानो बहें, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। लेकिन उस सब के बावजूद भी लोग आग के चारों ओर अपने आप को सेकने के लिए, गर्मी पाने के लिए मंडरा रहे हैं। धूम नैन बहें, लोग आग पर गिरे रहें, लोग आग के चारों ओर मंडरा रहे हैं गर्मी पाने के लिए। हिये सो लगाई रहें नेक सुलगाई के, और उस आग को सुलगा करके, आग को जला करके उसके चारों ओर ऐसे मंडरा रहे हैं मानो उस आग को अपने हृदय से लगा लेना चाहते हों, मानो उस आग की गर्मी को अपने हृदय में सोख लेना चाहते हों, समा लेना चाहते हों, प्राप्त कर लेना चाहते हों। मानो भीति जाने महासीत ते पसारे पानी, छतियाँ की छाहा राख्यो पावक छुपाई के। और कवि सेनापति कह रहे हैं उस दृश्य को देख करके कि कैसा लग रहा है वो, कि मानो भीति, भयभीत होकर के, मानो भीति जाने महासीत ते पसारी पानी, मानो उस भयंकर शीत के कारण, भीत मीन्स भयभीत होकर के, लोग पसार मीन्स फैला करके, पानी मीन्स हाथ, मानो उस भयंकर शीत के कारण लोग भयभीत होकर के, परेशान होकर के अपने हाथों को चारों ओर फैला लिया है। कहाँ फैला लिया है? आग के चारों ओर फैला लिया है। स्वयं आग के चारों ओर मंडरा रहे हैं, मानो आग पर झुके जा रहे हैं। छतियाँ की छाहा राखो पावक छुपाई के, वो मानो वो अपने हाथों से, हाथों को चारों ओर फैला करके और अपनी छाती से मानो अपने आप से उस आग के ऊपर अपने आप को झुका करके उस आग को छुपाए रखना चाहते हों, उसकी गर्मी बनी रहे, ऐसा प्रयास कर रहे हों। इस प्रकार से कवि सेनापति ने इस अंतिम कवित्व में शीत की प्रबलता का चित्रण किया है। आप सभी इन दोनों सरलार्थ को जो मैं आपके पास भिजवा रहा हूँ, पहले समझेंगे, सुनेंगे और उसके बाद में अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे।